आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश में चल रहे जिम की। जिम संचालकों को अब अपने जिम में महिला ट्रेनर रखनी होगी। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए हरियाणा महिला आयोग ने ये निर्देश जारी किए हैं। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बताया कि आयोग महिला जिम ट्रेनर रखने के लिए जिम संचालकों को टाइम पीरियड देगा। उस दौरान उन्हें ये पहल शुरू करनी होगी। अगर कोई आदेश नहीं मानता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के मेट्रो सिटी जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला जैसे बड़े शहरों में जहां महिलाएं व युवतियां जिम करने जाती हैं, ऐसे शहरों के जिम संचालकों पर विशेष फोकस किया जाएगा। मैं खुद भी जल्द प्रदेश का दौरा कर जिमों का निरीक्षण करूंगी। महिला सुरक्षा के लिए यूपी महिला आयोग के फैसले से प्रभावित होकर उन्होंने ये निर्णय लिया है। कैब में महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं को देखते हुए महिला आयोग ने महिलाओं को ड्राइवर की ट्रेनिंग दिलवाने का भी निर्णय लिया, ताकि महिलाएं खुद ड्राइविंग कर महिलाओं को सुरक्षित कार्यस्थल पर घर छोड़ सके। अब बात करते हैं मनीषा मर्डर मिस्ट्री की। मनीषा के पिता संजय कुमार ने दावा किया कि सीबीआई अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि मर्डर था। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का कहना है कि एम्स की पोस्टमार्टम व फोरेंसिक जांच रिपोर्ट में एक बड़ा सबूत है। हालांकि सीबीआई ने अभी तक अपनी जांच को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई खुलासा नहीं किया। मनीषा के पिता ने भी आधिकारिक के नाम पर कोई खुलासा नहीं किया है। 11 अगस्त को लापता हुई गांव ढाणी लक्ष्मण की मनीषा का शव 13 अगस्त को सिंघानी गांव के खेतों में मिला था, जिसका मामला अभी भी आत्महत्या व हत्या की मिस्ट्री में उलझा हुआ है। आरोप प्रत्यारोपों के बीच 3 बार मनीषा के शव का पोस्टमार्टम हुआ था। पहले भिवानी, फिर रोहतक पीजीआई व अंत में दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराया गया था। मनीषा की डेड बॉडी मिलने के बाद गांव में कई दिन तक आंदोलन चला था। परिवार व ग्रामीणों की मांग पर सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई घटनास्थल व नर्सिंग कॉलेज के अलावा परिवार, नजदीकी लोगों और कई संदिग्धों से पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई पहली बार 3 सितंबर को भिवानी पहुंची थी तथा 25 सितंबर तक रुकी हुई थी। फिर 6 अक्टूबर को भिवानी आई और अब टीम इस बार 19 अक्टूबर टीम जांच के लिए भिवानी पहुंची है। अब बात करते हैं हरियाणा के नए डीजीपी के चौथे लेटर की। आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड के बाद हरियाणा के नए कार्यवाहक डीजीपी बने ओपी सिंह अपने पत्रों को लेकर सुर्खियों में हैं। डीजीपी ने अब चौथा लेटर जारी कर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि सरकारी दफ्तर लोगों के पैसे से बने हैं। ये उनकी सहायता और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए है। मेरा मानना है कि पब्लिक डीलिंग एक बेहतरीन कला है। इसका संबंध आपके ऑफिस से डिजाइन, सॉफ्ट स्किल और प्रबंधन क्षमता से है। सबसे पहले अपने ऑफिस की टेबल का साइज छोटा करें। अपनी और विजिटर्स की कुर्सी एक जैसी करें। अपनी कुर्सी पर तौलिए का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इसका कोई मतलब नहीं है। जिन्हें पब्लिक डीलिंग की समझ नहीं है उन्हें चौकी थाने से हटाएं। अगर आपके ऑफिस में कोई कॉन्फ्रेंस हॉल है तो विजिटर्स को वहां बैठाएं। अगर नहीं है तो ऑफिस के एक बड़े कमरे को विजिटर्स रूम बनाएं। वहां प्रेमचंद, दिनकर, रेणु जैसी साहित्यकारों की किताबें रखें। एक व्यक्ति को नियुक्त करें जो उन्हें चाय पानी पूछे और परोसे। एक व्यवहार कुशल पुलिसकर्मी को नियुक्त करें जो उनसे उनके आने के उद्देश्य और समस्या के बारे में अनौपचारिक रूप से बात करके उन्हें सहज महसूस कराए। लोगों को गेट से विजिटर रूम तक पहुंचने के लिए मेट्रो रेल स्टेशन के प्रोटोकॉल की तरह फुट स्टेप्स साइनेज अपनाएं। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के इच्छुक छात्रों को स्टीवर्ड की ट्रेनिंग दे और उन्हें विजिटर्स को गेट पर रिसीव करने और उन्हें विजिटर्स रूम तक पहुंचने में सहायता करने के स्वयं सेवा के काम में लगाए। परेशान लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा और बच्चों को सॉफ्ट स्किल और संवेदनशीलता की ट्रेनिंग मिलेगी। जब लोग अपनी बात रख रहे हों तो मोबाइल दूर रखें। एक्टिवली सुने, समस्या ठीक से फ्रेम करने में उनकी मदद करें। जिस पुलिसकर्मी को इनका काम करना है उनको इनका मोबाइल नोट करा दे। उन्हें कहें कि वो कंप्लेंट से संपर्क कर ले। डीजीपी ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर 3 में से 1 कार्रवाई कर दे। अगर मुकदमा बनता है तो दर्ज कर दे। दूसरा, शिकायत सिविल नेचर का हो, थाने में कंप्यूटर से ही हो तो सीएम विंडो में दर्ज करा दे। संभव हो तो संबंधित अधिकारियों को फोन भी कर दे। अगर शिकायत झूठी हो तो रोजनामचे में रपट दर्ज कर उनकी कॉपी चेतावनी के तौर कंप्लेनेंट को दे दे। अगर कोई बार बार झूठी शिकायत करे तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई करे और हर हाल में बहसबाजी से बचे। इससे पहले डीजीपी ने अपने तीसरे लेटर में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन का प्रजातंत्र में जायज
बताते हुए लाठी डंडे ना चलाने की हिदायत देते हुए कहा था कि लाठी डंडे चलाना अंग्रेजों के जमाने की बात थी। अब बात करते हैं सोनीपत के जाजपा गांव में हुई खूनी झड़प की। सोनीपत में यमुना किनारे बसे जाजपा के नवीन व टिंकू बाइक पर गढ़ मिरकपुर से अपने गांव लौट रहे थे। गांव में एंट्री से पहले समुदाय विशेष का युवक नसीम सड़क पर बीच में खड़ा था। नवीन व टिंकू के रास्ता मांगने को लेकर हुआ विवाद झगड़े में बदल गया था। समुदाय विशेष के युवकों ने टिंकू व नवीन पर हमला कर दिया। घटना का पता चलने पर परिजन मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच ये विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया था। जमकर लाठी डंडे व हथियार चले, जिससे दोनों पक्षों की महिलाओं सहित दर्जनों लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तक किसी प्रकार स्थिति को नियंत्रण किया और समुदाय के बीच हुए संघर्ष से बने तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पीआरओ रविंद्र ने बताया कि पुलिस को रात को जलाल गांव में विवाद की सूचना मिली थी। मामले के आधार पर होगी कार्रवाई। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और अंत में बात करते हैं छठ पूजा की। हरियाणा सरकार छठ पूजा पर हरियाणा से बिहार तक स्पेशल एसी बसें चलाएगी। बिहार सरकार ने हरियाणा के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने खुद इसका ऐलान किया। विज ने कहा कि बिहार सरकार ने छठ पूजा के पर्व को लेकर हरियाणा से बिहार तक विशेष बस सेवा शुरू करने का अनुरोध किया था। बिहार सरकार के मानने पर सेवा शुरू की जा रही है और इस बस सेवा के जरिए यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और समयबद्ध यात्रा ही हरियाणा रोडवेज की प्राथमिकता रहेगी। ये सुविधा अगले 3 महीनों तक उपलब्ध रहेगी, जिससे त्योहारों पर अपने घर जाने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। दिवाली की तरह छठ पूजा का भी विशेष महत्व है। समझौते के मुताबिक हर साल त्योहारों के दौरान 3 महीने तक ये बस चलाई जाएंगी। इस व्यवस्था अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की योजना बनाई गई है। त्योहारों में बिहार जाने वाले यात्रियों की रेल टिकटें कंफर्म नहीं होती या लंबी वेटिंग में फंस जाती हैं। ऐसे में ये बस सेवा यात्रियों के लिए एक सुविधाजनक विकल्प साबित होंगे और बसों में किराए को भी किफायती रखा गया है ताकि सामान्य वर्ग के यात्री भी आसानी से सफर कर सके। कई ऑपरेटर यात्रियों को त्योहारों के दौरान किराए में भी छूट दे रहे हैं। वातानुकूलित बसों में आरामदायक सीटिंग व्यवस्था, जीपीएस ट्रैकिंग और आवश्यक सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। अंबाला से चलने वाली बस करनाल, शामली, मेरठ, हापुड़, अलीगढ़, एटा, कन्नौज, लखनऊ, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर होते हुए पटना पहुंचती है और इसी तरह अंबाला से पूर्णिया और मधुबनी के लिए चलने वाली बसें करनाल, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, लखनऊ, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सहरसा होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचती हैं। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।